ईरान जंग में ट्रंप, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ ने आलमी मईशत का धड़न तख्ता कर दिया है। जंग बंदी के ट्रंप के झूठे दावों से आलमी स्टॉक मार्केट में सिर्फ 56 मिनट के अंदर 300 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बर्तानिया, कनाडा और जापान ईरान जंग को न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे चुके हैं। लेबनान पर इसराइल का हमला, ईरान पर जंग, ये सहूनी एजेंडे का हिस्सा है और अमेरिका इसके हर कदम पर पीछे खड़ा है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। 9/11 के बाद अमेरिका ने दुनिया में 3 बड़ी जंगें लड़ी और कम से कम 10 ममालिक को फिजाई और जमीनी हमलों का निशाना बनाया। इन जंगों और हमलों में बराह रास्त तकरीबन 9,40,000 अफराद मारे गए, जिनमें आम शहरी, जंगजू, फौजी और दीगर अफराद शामिल हैं। सिर्फ अफगानिस्तान, इराक, शाम और यमन में अमरीकी ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में तकरीबन 4,30,000 मुसलमान मारे गए। अमेरिका ने इन जंगों और हमलों पर तकरीबन 58 खरब डॉलर खर्च किए हैं। अब ईरान जंग के लिए पेंटागन ने कांग्रेस से 200 अरब डॉलर मांगे हैं ताकि ईरान के ऊपर मजीद बमबारी की जा सके। पूरी अमरीकी मईशत जंगी कारोबार पर खड़ी नजर आती है। लेबनान पर इसराइल का हमला, ईरान पर जंग, ये सब खुद दिफा के नाम पर नहीं हो रहा, ये सहूनी एजेंडे का हिस्सा है और अमेरिका इसके हर कदम पर पीछे खड़ा है। ये कोई अचानक झड़प नहीं, ये वही जंगें हैं जिन्हें इसराइल दहाइयों से चाहता था और अमेरिका ने इसे अमली शक्ल देने के लिए मुकम्मल हिमायत दी है। सोचें, 1918 में इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गोरियन ने साफ साफ तौर पर कहा, इसराइल की शुमाली सरहद लेबनान के लेबनानी दरिया तक होनी चाहिए। आज ईरान जंग के आगाज़ के पहले हफ्ते में इसी पुराने ख्याल को इसराइली सियासतदान दोबारा अमली जामा पहना रहे हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं, ये मनसूबाबंदी है, सरीहन जाहरियत है। और अमेरिका न सिर्फ इसराइल को फौजी और सियासी सहारा दे रहा है बल्कि आलमी सतह पर इसके इक़दामात को जायज़ ठहराने की कोशिश भी कर रहा है। यही अमेरिका है जो ईरान पर दबाव बढ़ाता है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलता है और सहूनी एजेंडे को महफूज बनाने में मदद करता है। ये सिर्फ लेबनान या ईरान का मसला नहीं, ये पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए ख़तरा है। अमेरिका और इसराइल की ये चालें आम दुनिया के लिए गैर मुतवक्के, मोहलक और तबाहकुन नताइज ला रही हैं और ईरान जंग ने पहले ही ये वाज़े कर दिया है। हमें ये समझना होगा कि ये तनाज़ात महज वाकई हालात का नतीजा नहीं बल्कि सहूनी मनसूबाबंदी और अमरीकी हिमायत का मंतकी नतीजा है। और जो कुछ हम देख रहे हैं वो पहले से तयशुदा है, मनसूबाबंद है और खित्ते की अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अब अमरीकी सदर ट्रंप को देखें तो वो पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर अमरीकी खारजा पॉलिसी को कारोबार के तनाजुर में तोलने के आदी हो चुके हैं। इनकी खारजा पॉलिसी ना तो इखलाकियात पर है और ना ही ट्रंप की पॉलिसियों को कोई असूल और ज़ाब्ते के तहत देखा जा सकता है। ये धमकी, झूठ और फ्रॉड के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल करने के दावेदार हैं। ट्रंप ने अचानक अब दावा किया है कि ईरान जंग खात्मे के लिए ईरानी हुकाम से मुफीद बातचीत हुई। झूठ पर मबनी ये बयान ट्रंप ने इसलिए जारी किया कि आलमी मईशत में मल्टीनेशनल कंपनियों को थोड़ा संभाला दिया जा सके। ट्रंप के इस ऐलान का ये असर हुआ कि सिर्फ 6 मिनट बाद ही S&P 500 स्टॉक मार्केट में 240 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट में $2 ट्रिलियन का इजाफा हो गया। ट्रंप का झूठ धड़ाम से नीचे उस वक्त गिर गया जब ईरान ने सिर्फ 27 मिनट बाद ही डायलॉग का इनकार किया और जंग बंदी के ट्रंप के झूठे दावे को मुस्तरद कर दिया और वाज़े किया कि ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा। और यूं स्टॉक मार्केट को फिर झटका लगा।
S&P 500 में 120 पॉइंट्स की गिरावट हुई और मार्केट से $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। यानी सिर्फ 56 मिनट में स्टॉक मार्केट के अंदर $3 ट्रिलियन का उतार चढ़ाव देखा गया। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट सट्टे की मार्केट है और यहां पर मल्टीनेशनल कंपनियां सट्टेबाजी करती हैं और ईरान जंग के दौरान सट्टेबाजी में ट्रंप ने भी अपना हिस्सा डाला है। जब ये वाला दांव नहीं चला तो फिर ट्रंप ने एक और कार्ड खेला कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए 15 नकाती मंसूबा पेश किया जा रहा है। हालांकि ये 15 नकाती मंसूबा तकरीबन 1 साल पहले ट्रंप की मुज़ाकराती टीम ने जोहरी मुज़ाकरात के दौरान पेश किए थे। यही 15 नकाती मंसूबा मई 2025 के आखिर में होने वाले मुज़ाकरात की बुनियाद था, लेकिन वो बातचीत उस वक्त खत्म हो गई जब इसराइल ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर फिजाई हमले किए। अब इस पर काफ़ी बहस हो रही है कि ट्रंप के इस नए दावे में वाकई कौन कौन से 15 नकात शामिल हैं और इसमें गुज़िश्ता साल पेश किए गए पुराने मुसव्वदे के मुकाबले में कितनी तब्दीलियां की गई हैं। हकीकत यह है कि अगर ये मंसूबा ज़्यादातर वही पुरानी तजावीज़ पर मुश्तमिल है जिसे ईरान 1 साल पहले मुस्तरद कर चुका था, तो इससे 2 बातों का इशारा मिलता है। या तो अमेरिका इस हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात के बारे में संजीदा नहीं, या फिर ज़्यादा इम्कान ये है कि ट्रंप किसी वजह से ये जाहिर करना चाहते हैं कि उन्होंने मुआहदे की तरफ हकीकत से ज़्यादा पेशरफ्त कर ली है। ईरानी हुकाम ने डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अमरीकी मार्केट्स को खुलने से पहले एक तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि वो पीर की रात ईरान के तवानाई के ढांचे पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो हमले 5 दिन के लिए मौखर कर रहे हैं ताकि देखा जा सके कि क्या 15 नकाती मुआहदा तय पाया जा सकता है। मई 2025 का 15 नकाती मंसूबा, जिसे अमेरिका ने एक इब्तदाई मुसव्विदा करार दिया था, दरअसल एक तरफा अमरीकी तजवीज़ थी जिसमें कई ऐसी शराइत शामिल थीं जिन्हें ईरान के लिए कबूल करना मुश्किल था। इनमें यह भी शामिल था कि पाबंदियों में नरमी के बाद मिलने वाले डॉलर्स के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाई जाएं। इस मंसूबे में सिर्फ जोहरी पाबंदियां ख़त्म करने का वादा था, जबकि इंसानी हुकूक समेत दीगर पाबंदियां बरकरार रहना थी। अमेरिका की तजवीज़ के मुताबिक पाबंदियां हटने के बाद हासिल होने वाली रकम ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी खर्च नहीं कर सकता था। इसके अलावा ये शर्त भी रखी गई थी कि ईरान फौरी तौर पर अपना तमाम यूरेनियम ज़ख़ीरा मुल्क से बाहर भेजे और इसे 3.67% तक कम करे। 1 माह के अंदर तमाम अफजूदगी के मराकिज़ गैर फ़ाल किए जाएं और सेंट्रीफ्यूजिस को नकारा बना दिया जाए। अमेरिका एक नए ईरानी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए माली मदद देने को भी तैयार था, जिसमें ईंधन की फराहमी ईरान से बाहर हो और इसकी निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा करे। इस मंसूबे में एक रीजनल कंसोर्शियम बनाने की तजवीज़ भी शामिल है, जिसमें ईरान, अमेरिका, UAE, कतर और सऊदी अरब शामिल होते हैं और मुमकिना तौर पर इसका इंतज़ाम किसी बैरूनी इदारे के पास होगा। यानी कि इसका इंतज़ाम यकीनन या तो फिर पेंटागन के पास होगा या वो वाशिंगटन से कंट्रोल किया जाएगा, जिसकी बरह रास्त निगरानी अमरीकी CIA करेगी। इसराइल के सफ़ीर ने तो बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि अगर अमेरिका जो है ये मुज़ाकरात शुरू करता है तो वो इस मुज़ाकरात का एक तो हिस्सा नहीं होंगे, और दूसरा बड़ा ऐलान ये किया है कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर अपने फ़ौजी हमले जारी रखेगा। अगर एक तरफ मुज़ाकरात शुरू होते हैं और दूसरी तरफ इसराइल ये हमले जारी रखता है तो यकीनन ईरान इन मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर नए मुज़ाकरात होते हैं जो मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की निगरानी में इस्लामाबाद में हो सकते हैं, तो ईरान गालबन इस बात पर ज़ोर देगा कि अमेरिका वाज़े ज़मानत दे कि वो आइंदा ईरान पर फ़ौजी हमले नहीं करेगा। अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी का मसला भी इन मुज़ाकरात का अहम हिस्सा होगा, जबकि खलीजी ममालिक ईरान से किसी न किसी किस्म के अदम जहरियत के मुआहदे की तवक्को भी करेंगे। इन तमाम अवामिल के बाइस ये इम्कान है कि कोई नया मुआहदा तय करना
پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اب معاملہ صرف ایران کے جوہری پروگرام تک محدود نہیں رہا، بلکہ کئی دیگر پیچیدہ مسائل بھی شامل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر ہونے والے حملوں کے نتیجے میں ایران کی پوری ٹاپ لیڈرشپ بشمول ایران کے سپریم لیڈر شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس پر ایران نے برملا کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اور ایران دے رہا ہے۔ مذاکرات کا آغاز ایران نے نہیں کیا۔ مذاکرات کے لیے نکات ایران نے جو پیش کیے تھے وہ 3 نکات تھے۔ اس کے بعد ایران نے کوئی مذاکرات کے لیے دعوت نہیں دی۔ یہ امریکہ ہے جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، اور اس بیک ڈور ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکی رہنما JD وینس بھی اس میں شرکت کریں گے، جو ایران کے لیے کسی حد تک اطمینان کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں جنگ کے حوالے سے محتاط سمجھا جاتا ہے۔ دوسری جانب ایران پر حملے کے معاملے پر امریکہ اور G7 ممالک کے درمیان اختلافات بھی بہت واضح ہو چکے ہیں، جو پیرس میں ہونے والے اجلاس میں کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اس اجلاس میں شرکت کریں گے، جہاں ایران سے متعلق جنگ پر 27 مارچ کو بات چیت متوقع ہے۔ تاہم فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور جاپان پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ اس جنگ کو غیر قانونی اور غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ممالک اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ خطے میں اپنے مفادات اور خلیجی اتحادیوں کے دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ابنائے ہرمز میں آزاد جہاز رانی کے حامی ہیں، لیکن کسی بھی فوجی مداخلت کے لیے پہلے جنگ بندی ضروری ہے۔ یہ عرب ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عمان اس وقت ایک بہت سنگین صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ یہ جنگ صرف موجودہ نقصان تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اثرات شاید ان ممالک کے طرز فکر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ یہ ممالک امریکہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ جیو نیوز نے اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی جاری کی تھی، اور اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے 371 ارب، متحدہ عرب امارات نے 282 ارب ڈالر، کویت نے 456 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی ہے۔ کہاں پر سرمایہ کاری کی ہے؟ امریکہ میں۔ یعنی مجموعی طور پر 1000 ارب ڈالر سے زائد رقم امریکی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سرمایہ کاری میں ان خلیجی ریاستوں نے استعمال کی ہے۔ پھر جب ٹرمپ دوبارہ صدر بنتے ہیں اور انہی خلیجی ریاستوں کے دورے پر آتے ہیں، تو صرف خوش کرنے کے لیے، یعنی ٹرمپ کی خوشامد کرنے کے لیے، سعودی عرب نے ایک اور 1000 ارب ڈالر، متحدہ عرب امارات نے 1400 ارب ڈالر اور قطر نے 1200 ارب ڈالر امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے مختص کر دی، اور اس کا اعلان بھی کیا گیا۔ یوں ایسے لگ رہا ہے کہ ان 3 شہزادوں کے درمیان ایک مقابلے کی ہوا ہے، اور اس مقابلے میں ہر شہزادہ دوسرے سے 4 ہاتھ آگے نظر آتا ہے، اور امریکہ کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے آئل سے حاصل ہونے والی بڑی آمدن کو امریکہ منتقل کر رہا ہے۔ ایک ہی دورے میں، یعنی ٹرمپ کے صرف ایک ہی دورے میں ان خلیجی ریاستوں نے 3600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، تاکہ ٹرمپ خوش ہو جائیں اور انہیں امریکہ کی آشیرواد مل جائے۔ پینٹاگون ان کے اقتدار کو، ان کے شاہی خاندان کو تحفظ فراہم کرے۔ یہ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ قطر نے ٹرمپ کو ذاتی استعمال کے لیے 40 ارب ڈالر کی بوئنگ 747 بھی تحفے میں دیا، اور متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے ایک اہم ممبر نے ٹرمپ کے خاندان کی کرپٹو کمپنی میں 500 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے انہیں اپنا بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ممالک کی دولت اور سرمایہ کاری ان کے لیے خود نقصان کا باعث بن رہی ہے۔ ایران نے ہرمز کی بندش اور جوابی حملوں کے ذریعے تیل و گیس کی پیداوار متاثر کر دی ہے۔ قطر کا سب سے بڑا گیس فیلڈ 5 سال تک اپنی مکمل صلاحیت پر کام نہیں کر سکے گا۔ متحدہ عرب امارات کی تیل کی پیداوار نصف ہو گئی ہے۔ سعودی عرب ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر سے تیل فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہرمز کی بندش کی وجہ سے پہلے جیسی سپلائی چین اب ممکن نہیں ہے۔
सियाहती शोबा भी मुतासिर हुआ है। होटल की बुकिंग्स मनसूख हो रही हैं, एयरलाइंस ज़मीन पर खड़ी हैं और फ़िज़ाई सफ़र महदूद हो गया है। जंग के आगाज़ से अब तक इन ममालिक ने तेल और गैस से 15 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान किया है और सियाहत से रोज़ाना 60 अरब डॉलर के नुकसान का सामना है। सबसे ज़्यादा नुकसान सऊदी अरब का हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क है और हुर्मुज़ बंद होने की वजह से तकरीबन 11 अरब डॉलर तेल और गैस इस वक्त जहाज़ों के अंदर हमें फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। कतर और कुवैत की मईशत से मुतल्लिक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल ये 14% तक गिरावट का शिकार हो सकती है। सऊदी अरब की मईशत 3% और मुत्तहिदा अरब अमारात की 5% तक गिरावट का शिकार हो जाएगी। इसका फ़ायदा रूस और अमेरिकी ऑयल कंपनियों को हो रहा है, जो रोज़ाना अरबों डॉलर कमा रही हैं। असल में ये अरब ममालिक अमेरिकी सरमायाकारी, हथियार ख़रीदने और अमेरिका में बुनियादी ढांचा फराहम करने के बावजूद भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ हासिल नहीं कर पाए। अमेरिका सिर्फ इसराइल की फ़िक्र करता है, ना कि उन अरब ममालिक की जो वहाँ पर जाकर सरमायाकारी करते हैं। अमेरिका इसराइल को अरबों डॉलर की फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद देता है और ख़ित्ते में होने वाली किसी भी जारियत के बावजूद इसराइल को रोकता नहीं। कतर ने ट्रंप को 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी दी। 1.2 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी का मज़ीद वादा भी किया। फिर भी इसराइल ने गुज़िश्ता साल कतर के शहर दोहा पर हमला किया और हमास के 5 रहनुमाओं को शहीद किया गया, जिसमें एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार भी मारा गया था और अमेरिका ने कुछ नहीं किया। ईरान ने जवाब में अमेरिका के अल-उदेद एयरबेस पर हमला किया, लेकिन अमेरिका फिर भी कतर का दिफा नहीं कर सका। इस सूरत हाल से ये वाज़े हो गया है कि ईरान के साथ ये तसादुम खलीजी ममालिक की पॉलिसी, मईशत और सोच को बदलने वाला है और ये तब्दीली शायद जंग के ख़त्म होने के बाद मज़ीद वाज़े नज़र आ जाए। ईरान ने इस जंग के दौरान, जिसे आज 24 दिन गुजर चुके हैं, अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया, अमेरिका के सामने नहीं झुका और आज भी उसके अज़म बुलंद हैं। लेकिन अमेरिका इस जंग से अब राह फरार इख्तियार करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका इस जंग में ट्रैप हुआ है और इसको ट्रैप किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। इसलिए ट्रंप का हर गुजरते लम्हे के बाद, गुजरते घंटे के बाद एक नया बयान होता है, क्योंकि ट्रंप गैम्बलिंग करता हुआ नज़र आ रहा है और इस गैम्बलिंग के दौरान ट्रंप ने अमरीकी मफादात को भी नुकसान पहुंचाया है और इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मशरिक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया को ख़तरे से दोचार कर दिया है, जिसे रोकना अब यकीनन G7 की तरजीहात में भी शामिल है और दीगर आलमी ताकतों की, जिसमें रूस और चाइना भी शामिल है। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।